हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 11 से लेके 17 जनवरी की जो वीडियोस हैं वो हमारी पेंडिंग हैं। जनवरी मंथ की अगर बात करूँ तो हालांकि इनकी पीडीएफ 11 से लेके 17 तक की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड की जा चुकी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियोज भी अपलोड हो जाएं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष 10 जनवरी को, कब? 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट टाइम आपका वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था? 2006 में, 2006 में मनाया गया था। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। ये 10 जनवरी को ही हुई थी, इसीलिए 10 जनवरी को हर बार वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। जब वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपकी नागपुर में, तो उस दौरान इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ये 10 जनवरी 1975 को फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी वर्ष में जून में जो है आपका आपातकाल लागू हो गया था इंडिया में। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी हो गया। नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप इतना याद रखिएगा। हिंदी जो है वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडरीन। मैंडरीन कहाँ की लैंग्वेज है? चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क इशू किया गया है। आपको पता है ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क है ये इनमें से किस पे लागू नहीं होगा? तो रिसेंटली आरबीआई ने जो RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क रिलीज किया है वो RRBs पे लागू नहीं होगा। रीजनल रूरल बैंक को इससे छूट दी गई है। ये देख लीजिए, गवर्नेंस को, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क आरबीआई ने रिलीज कर दिया है। ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क है ये सभी कॉमर्शियल बैंक पर लागू होगा एक्सक्लूडिंग RRBs, रीजनल रूरल बैंक को एक्सक्लूड करके। लोकल एरिया बैंक पे शामिल होगा, मतलब लागू होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी लागू होगा, पेमेंट्स बैंक पे भी लागू होगा, NBFC पे भी लागू होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होगा। वो आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ लेंगे। हालांकि RRBs पे ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम लागू नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सभी कंपनीज को अपना चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना है, एक तरह से ये मान लो आप। और वो जो चीफ रिस्क ऑफिसर होगा उसका टेन्योर 3 वर्षों के लिए होना चाहिए। यानी जो इंटरनल ऑडिट कमेटी होगी उसके हेड जो हैं वो 3 वर्षों के लिए अपॉइंट होने चाहिए। आरबीआई ने रिलीज किया है तो आरबीआई के विषय में आप पढ़ सकते हैं। मैं इतना बता दूं, वर्तमान में 25th जो आरबीआई गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्टिन अर्चांगे टोडेरा। फॉस्टिन अर्चांगे टोडेरा रिसेंटली किस कंट्री के वापस से प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो गए हैं? तो फॉस्टिन अर्चांगे टोडेरा ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कहाँ के? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसके प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा। ये देख लीजिए आप, ये हैं हमारे फॉस्टिन अर्चांगे टोडेरा। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आप यहां देख लीजिए, ये है मैप में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल क्या है? बांगुई। और इसी के दोबारा प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फॉस्टिन अर्चांगे टोडेरा। ये फोटो में देख लीजिए आप, ये ऐसे हैं। बात करें अगर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की तो कैपिटल मैंने बांगुई बता दिया आपको। करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। प्राइम मिनिस्टर कौन है CFA के? फर्मिन नगरे बड़ा, NGREBDA। आप इतना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर ने गवर्नमेंट का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है नई दिल्ली में। आपको पता ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप है ये टोटल कितनी भाषाओं में अवेलेबल होगा? तो ये 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप। ये देख लीजिए, रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर ने एक डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च कर दिया है न्यू दिल्ली में। तो नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, इस उपलक्ष्य में आपके डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किए गए हैं। पहले ये कैलेंडर प्रिंट करवाए जाते थे, इनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी आपकी। हालांकि अब डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप है तो इससे 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बच गए हैं। अभी ये जो कैलेंडर है ये हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आया है, लेकिन फ्यूचर में यानी कुछ 10-15 दिनों में अगले 11 और लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 13 लैंग्वेज में आपका डिजिटल कैलेंडर और डेली ऐप अवेलेबल होगा। ये जो कैलेंडर है आपका डिजिटल कैलेंडर, इसमें 100 गवर्नमेंट स्कीम के विषय में बताया गया है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल कैलेंडर है उसमें कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है बताई गई हैं? तो 100। ये जो डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप है इसको डेवलप किसने किया है?
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है उसको किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है? तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी को सेक्शन 8 में डिस्क्राइब किया गया है। आप यहां पढ़ लीजिए, न्यू चर्चा में इसलिए है क्योंकि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसने 22 भाषाओं में डोमेन देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन देने के लिए ऑफर किया है। तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं 22 भाषाओं में। किसने कहा है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कहा है कि 22 भाषाओं में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको फ्री ईमेल और लोकल लैंग्वेज में एक्सेस प्रोवाइड करेगा। खास बात क्या है, ये जो निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो कि क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था। खास बात यह है कि जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी को सेक्शन 25 में डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन हुआ, 2013 में नया कंपनी एक्ट पास हुआ, तो सेक्शन 8 के तहत आपकी नॉन प्रॉफिट कंपनी डिस्क्राइब की जाने लगी। ये जो निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये जून 2003 में स्थापित किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो निक्सी ने फ्री ऑफ कॉस्ट 22 भाषाओं में डोमेन देने की अनाउंसमेंट किया है, जो कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट द्वारा साउथ एशिया का डायरेक्टर किस इंडियन अमेरिकन को नॉमिनेट किया गया है? तो साउथ एशिया डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सुमोना गुहा। कौन? सुमोना गुहा। ये देख लीजिए, ये हैं आपकी सुमोना गुहा। इनको साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया है यूएस गवर्नमेंट ने, यानी जो बिडेन ने। सुमोना गुहा का नाम याद रखिएगा। दूसरे कौन है? ये हैं तरुण छाबर। इनको डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। तो सुमोना गुहा साउथ एशिया के डायरेक्टर और तरुण छाबर इनको डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेटर है, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उसके द्वारा। आपको पता है जो बिडेन है वो 46 प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएस के, उनके द्वारा सुमोना गुहा को साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर और तरुण छाबर को डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। ये जो तरुण छाबर हैं, ये ओबामा के टाइम पे, बराक ओबामा के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टाफ में डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुए थे। यूएसए की बात करें तो कैपिटल आपको पता ही है। यूएसए में फर्स्ट फीमेल स्पीकर बनी है किसकी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। कौन बनी है? नैन्सी पेलोसी। और जो बिडेन 46 यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का एग्रीमेंट किया है? तो रिसेंटली एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। कितना? $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट। ये देख लीजिए, एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत इंडिया में जितनी भी जापानीज कार कंपनीज हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस करने के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। बात करें अगर एसबीआई की, तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे कुछ समय पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो बिगेस्ट गैस इंपोर्टर कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, उसके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं अक्षय कुमार। वो वाले अक्षय कुमार नहीं, ये वाले अक्षय कुमार। ये देख लीजिए, ये है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इसके नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार। आपको याद रखना है, जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है ये इंडिया की बिगेस्ट गैस इंपोर्टर है। अभी तक प्रभास सिंह इसके एमडी एंड सीईओ थे, अब अक्षय कुमार होंगे, यानी अक्षय कुमार ने प्रभास सिंह को रिप्लेस कर दिया है। बात करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, 1998 में स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन कौन है? तरुण कपूर इसके चेयरपर्सन है और एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हो गए हैं? अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूएन एडवाइजरी कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस पर, उसमें किस इंडियन को इलेक्ट किया गया है? तो यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, इसमें सेलेक्ट किया गया है विदिशा मैत्रा को। किसको? विदिशा मैत्रा। ये हमारी विदिशा मैत्रा इंडियन डिप्लोमेट है, इनको यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बजटरी क्वेश्चंस में सिलेक्ट कर लिया गया है। यूएन जनरल असेंबली की ये 5वीं कमेटी है। विदिशा मैत्रा को 3 वर्षों के लिए सिलेक्ट किया गया है। 1 जनवरी 2021 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा।
तो विदिशा मैत्रा को, ये इंडियन डिप्लोमेट हैं, इनको यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में सिलेक्ट कर लिया गया है। इंडिया इस कमेटी का 1946 से मेंबर है। ये जो यूएन की एडवाइजरी कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस पर, इसमें टोटल 16 मेंबर होते हैं और इंडिया कब से है? 1946 में। तो विदिशा मित्रा का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। रिसेंटली इस बुक को किसने रिलीज किया है? तो आदेश गुप्ता ने रिलीज किया है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये देख लीजिए, ये है बुक का प्रोफार्मा, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है 9 जनवरी को, इसी दिन इस बुक को रिलीज किया गया है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। इसमें मोदी की 107 ओवरसीज विजिट का जिक्र है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, जो बुक है मोदी इंडिया कॉलिंग, उसमें पीएम मोदी की कितनी विजिट का जिक्र है? 107 विजिट का जिक्र है। इस बुक को रिलीज किया है दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने। हालांकि ये बुक का आइडिया किसका था? बीजेपी के लीडर विजय जौहरी जी का ये आइडिया था। इस बुक को पब्लिश किया है मनीष मीडिया ने। तो मोदी इंडिया कॉलिंग, इसमें 107 विजिट का जिक्र है पीएम मोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएचएस मार्केट के तहत इंडिया की इकोनॉमी वापस 2022 में रीबाउंड होके कितनी ग्रोथ रेट रहेगी? तो आईएचएस मार्केट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में रीबाउंडिंग के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% हो जाएगी। कितनी? 8.9%। ये फिनेंशियल ईयर 2020 की बात की है इन्होंने, जो स्टार्ट हो गया है। ये देख लीजिए आईएचएस मार्केट, इन्होंने कहा है इंडिया की इकोनॉमी रीबाउंड हो जाएगी फिनेंशियल ईयर 2020 में। कितनी? 8.9%। आपको पता ही है कि कुछ खास नहीं गया है फिनेंशियल ईयर 2021। अब आईएचएस मार्केट ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इंडिया की जीडीपी 8.9% के हिसाब से ग्रो करेगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, मार्च में समाप्त हो रहा है, उसमें इंडिया की इकोनॉमी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये आईएचएस मार्केट का डाटा है, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि -7.7% ग्रोथ रेट रहेगी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इन्होंने कहा है कि 8.9% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। तो दोनों डाटा याद रखिएगा। आईएचएस मार्केट, आईएचएस का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और लॉन्च अगला पिछला नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा रिसेंटली कोस्टल रिसर्च व्हीकल, इसका नाम है सागर अन्वेषिका, इंडिया के किस पोर्ट पर देश को समर्पित किया गया है? तो सागर अन्वेषिका रिसेंटली चेन्नई पोर्ट पर, कहां पर? चेन्नई पोर्ट पर देश को समर्पित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ये देख लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इनके द्वारा सागर अन्वेषिका एक जो कि नेशनल नया रिसर्च व्हीकल है, इसको चेन्नई पोर्ट पर देश को समर्पित किया गया है। सागर अन्वेषिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसका एक रिसर्च वेसल है जो कि इन्वायरमेंटल लॉस को रिसर्च करता है। कहां पे? सागर में। तो इसीलिए इसका नाम है सागर अन्वेषिका। NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजीज जो कि चेन्नई में स्थित है, इसके पहले से ही 6 रिसर्च वेसल हैं। अब हो गया है आपका 7वां सागर अन्वेषिका। NIOT हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। 1993 में स्थापना हुई थी, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर आत्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एक अडल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको पता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर आपका स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये देख लीजिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने अडल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अडल मतलब एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एंटी डोपिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेगा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, स्पोर्ट एजेंसीज, उन सभी को। तो एंटी डोपिंग एजुकेशन के लिए एक एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अडल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की आपको जानकारी दे दें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में स्थापना हुई थी इसकी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? विटोल्ड बांका, पोलैंड से बिलोंग करते हैं। कई बार मोटो पूछ लेते हैं आपसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, तो इसका मोटो है प्ले ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण सारथी स्कीम। ये जो वुमेन्स और ओल्डर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक फ्री बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। भ्रमण सारथी स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भ्रमण सारथी स्कीम। ये देख लीजिए, रिसेंटली असम गवर्नमेंट द्वारा भ्रमण सारथी स्कीम लॉन्च किया गया है। ये असम राज्य की जो भी महिलाएं हैं और ओल्डर सिटीजन हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं,
उनके लिए फ्री बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी। तो आप देखिएगा, ये जो भ्रमण सारथी स्कीम के तहत जो भी बसें चलेंगी उनको पिंक बस इन असम के नाम से जाना गया है। तो फ्री वुमेन सर्विस आपको असम की पिंक बस में मिल जाएगी। इसके लिए असम गवर्नमेंट ने भ्रमण सारथी स्कीम लॉन्च किया है। असम की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, इतना सारा बड़ा है असम। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि जो ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज हैं असम गवर्नमेंट के, उनको खादी क्लोथ्स, खादी के कपड़े गिफ्ट किए जाएंगे। आप ये नेशनल पार्क तो भले ही आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड माजुली द्वीप वो असम में है। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिकल की एनुअल रैंकिंग के अनुसार किसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किया है? अगर सिंगल लार्जेस्ट चैरिटी की बात करें तो ये है $10 बिलियन का, जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दिया गया है। तो अमेजोन ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किया है या फिर डोनेशन दिया है। ये देख लीजिए, क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, ये जो है टॉप डोनेशंस की लिस्ट है जो कि 2020 में किए गए हैं। इस लिस्ट में बताया गया है कि $10 बिलियन का सिंगल लार्जेस्ट चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। किसने? अमेजोन ने। अमेजोन के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं जेफ बेजोस, इन्होंने $10 बिलियन दिए हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और ये 2020 का सिंगल लार्जेस्ट चैरिटी है या फिर डोनेशन है। यहाँ पे देखिएगा, क्रॉनिकल की जो एनुअल रैंकिंग है ये हर वर्ष जो 10 लार्जेस्ट गिफ्ट होते हैं या फिर डोनेशंस होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। इस बार जो इसने लिस्ट जारी की है 2020 के लिए, उसमें जेफ बेजोस द्वारा दिया गया $10 बिलियन, ये सिंगल लार्जेस्ट अमाउंट है किसी भी एंटिटी द्वारा दिया गया किसी भी पर्पस के लिए, यानी डोनेशन के तौर पे। हालांकि दिया किसके लिए इन्होंने? क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, जिसने ये क्रॉनिकल्स एनुअल रैंकिंग जारी की है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एडिटर कौन है? स्टैसी पाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसके द्वारा वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर जो है, एक नया फीचर है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा, जो मीटिंग करने वाले लोग होंगे आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज करो आपको इनके साथ मीटिंग करनी है तो अगले को आपने स्प्लिट कर दिया, उसको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ मीटिंग में क्या बातें हो रही हैं। तो वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स ये इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स। ये देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होगा, आप मीटिंग के दौरान, डिस्कशन के दौरान सब ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी ग्रुप का सब ग्रुप बना सकते हैं। तो जो आप इस मीटिंग में बोलेंगे अगले बंदे को नहीं पता चलेगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक नया फीचर वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स बनाया गया, आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, आप एक ही मीटिंग में 50 ब्रेकआउट रूम्स बना सकते हैं, यानी 50 लोगों को अलग कर सकते हैं अपनी मीटिंग प्रोग्राम से या ग्रुप में। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, 1975 में स्थापना हुई थी। 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट एडिशन हुआ था नागपुर में। ये भी देखो कितनी अजीब बात है। फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दो लोग फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और सीईओ कौन है इसमें? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सेटअप किया गया था। आपको पता है ये किस वर्ष पास हुआ था? तो SBI के एक वर्ष बाद ही LIC एक्ट पास हुआ था 1956 में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 में पास हुआ था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि LIC ने एक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च कर दिया है अपने सभी कस्टमर्स के लिए जिनकी पॉलिसीज जो है लैप्स कर गई हैं। तो मतलब उन्होंने अगर पॉलिसी प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स कर जाती हैं। इसके लिए LIC द्वारा स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया गया है। पॉलिसीज जिन लोगों की लैप हो गई हैं और 5 वर्ष के अंदर ही अगर वो रिवाइव करना चाहते हैं तो उनको जो 20% लेट फीस पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो 20% लेट फीस पेमेंट नहीं देना पड़ेगा अगर आप पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं। सिर्फ 5 वर्षों तक जिनकी पॉलिसी लेट होती रही है, पेमेंट लेट होता है, उनके लिए ही LIC द्वारा स्पेशल रिवाइवर कैंपेन लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सितंबर 1956 में स्थापना हुई थी LIC एक्ट 1956 के द्वारा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MR कुमार इसके चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? TC सुशील कुमार। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है फेमस पर्सनालिटीज जो रिसेंटली निधन हो गया इनका। के रामचंद्रन, अलन बर्गर का वही तो नहीं है, खैर वेटरन कांग्रेस लीडर, जाने माने कांग्रेस लीडर, और केरल के फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर के रामचंद्रन का निधन हो गया। ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई इन्होंने सर्व किया था एंटोनी गवर्नमेंट में 1995 में। तो कांग्रेस लीडर और केरल से बिलोंग करने वाले जाने माने राजनीतिज्ञ के रामचंद्रन का निधन हो गया, आपको याद रखना। के रामचंद्रन पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्जेस का निधन हो गया। ये है एलन बर्जेस, विश्व के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं
न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया। इनका नाम है देखिएगा एलान बर्जेस, ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑफ न्यूजीलैंड। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।